सक्सेस जो होती है वो आपकी मेहनत का एक बहुत बड़ा रोल है। उस जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपके कारोबार से आपके काम से मुंसलिक होते हैं उनकी भी इज्जत करें। बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है? मैं ये समझता हूँ कि कारोबार जो है ना वो 24 घंटे का। आप ये नहीं सोच सकते कि जी मैंने अब काम नहीं करना या मेरी छुट्टी हो गई। आज के दौर में बिजनेस करना मुश्किल है। पाकिस्तान में तो नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट हो। हमारे बदकिस्मती देखें, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, हमारे किसी के साथ ताल्लुकात ही ठीक नहीं। उससे बड़ा अलमिया हमने ये किया कि कभी हम बेनज़ीर प्रोग्राम, कभी हम एहसास प्रोग्राम, कभी हम कार्ड प्रोग्राम, हमने लोगों को भीख मंगा बना दिया। बिल्कुल। हमारा ख्वाब था कि यूरोप में ट्रेन चलती है, इधर भी चली जाए। भाई वो यूरोप वालों की ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स और हैं, उनकी इनकम और है, उनका पर कैपिटा। आपके बंदे को चिंची सूट करती है तो उसको चिंची दो ना यार। अच्छा, कोई ऐसा आया कि आपने ये काम स्टार्ट किया है, अब आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त है कि पता नहीं मैं शायद से यहाँ निकल सकूंगा कि नहीं निकल सकूंगा? हमने नवंबर 97 दिसंबर में शुरू किया था, तो मई 98 में एटम बम के धमाके हो गए। तो आज तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, उस वक्त तो मुस्कुराने के लिए भी दिमाग नहीं था काम करता। अरसा आपने गुजारा 25 साल का कह लें कि अरसा है, जी जी। उसमें चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, पहले दिन से ही चैलेंज। हमारे यहाँ भेड़ चाल का तस्वुर है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आप दूसरे के दिमाग को ज़रूर, उसने कर लिया है वो कामयाब है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो काम उसने करके कामयाब हुआ है वो करके आप भी कामयाब हो। शालमी के किसी दुकानदार से पूछें आपका सबसे बड़ा इशू क्या है, तो पता है क्या कहेगा? पार्किंग बहुत बड़ा इशू है जी। उससे पूछो ये तुम्हारी दुकान के बाहर जो माल लगा हुआ है ये किसका है? माल भी तो उसी का लगा हुआ है। गाड़ी के साथ 3 मोटरसाइकिलें किसकी खड़ी हैं? वर्कर्स की। तो बाकी गाड़ी आगे जो रोड गुजरने की है वो तो खत्म हो गई ना। एक गाड़ी गुजरेगी जहाँ 3 गाड़ियों ने गुजरना था। एक असूलों पे चलने वाला इंसान कैसे अच्छा बिजनेस कर सकता? अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करें। बुरे के साथ बुरा हो जाएंगे तो वो कोई कामयाबी नहीं है, बुरे के साथ भी अच्छा चलेंगे तो कामयाबी है। यूरोप, चाइना, मुझे एक्सपीरियंसेस हैं और सबको पता है ये जितना ट्रेडर है पाकिस्तान में बेच रहा है, ये चाइना में आप चले जाएं, वो शाम 5 बजे के बाद आप जितने मर्जी इंपॉर्टेंट कस्टमर हो वो आपको कहता है सुबह बात करूंगा। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो कहते हैं कि बिजनेस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ना जरूरी है। एक्चुअली पढ़ाई की में डिग्री जरूरत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। बच्चे को पता होना चाहिए, और पढ़ना भी ऐसा कि वो किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्ट्रीट स्मार्ट। आपने शख्सियतें तबाह कर दी। हमारे जैसे लोगों के लिए आइडियल बंदा बन गया था नवाज शरीफ। परवेज मुशर्रफ साहब आए, नवाज शरीफ की किताब खुली, क्या साबित किया उन्होंने कि नवाज शरीफ तो चोर था। किसने ये रिसर्च की? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ तो एक पर्सनैलिटी थी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया कि जो पहले बंदा बैठा था वो चोर था। जिसको हम आइडियलाइज कर रहे थे वो क्या निकला? चोर। बेनजीर फिर आ गई, शहीद हो गई, उनके मियाँ साहब आ गए। एक जो प्राइम मिनिस्टर था वो चोर निकला, जिसको आप सारी जिंदगी कमीशन लेने वाला कहते रहे, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। किसको आइडियलाइज करें? अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और आज हम आपको मिलाएंगे एक कामयाब बिजनेसमैन से और उनसे हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में मोहम्मद इब्राहिम, CEO ऑफ कैनन फॉर्म इंडस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है मैडम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। तो आज हम आपसे जो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने। उसके लिए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और आपको चैलेंजेस क्या क्या आए? अच्छा, सबसे पहले तो ये सवाल ही बड़ा दिलचस्प है कि सक्सेसफुल, तो शायद अभी तो सक्सेस बड़ी दूर है। अच्छा। अभी तो टारगेट्स बहुत आगे के हैं और 25 साल हो गए मुझे ये फैक्ट्री चलाते हुए, अल्लाह का शुक्र है। और जहाँ तक सवाल है कि आए कैसे, तो मेरे फादर तो एक ट्रेडर थे जी, उनका इंपोर्ट्स का बिज़नेस था, आर्टिफिशियल लेदर का बिज़नेस था। फिर उनका भाइयों के साथ पार्टनरशिप थी, अपनी फैमिली पार्टनरशिप बिज़नेस था। 95 में
वो बिजनेस वेंचर ख़त्म हुआ 1947 में, स्टार्ट होने वाला 1995 में वो बिजनेस वेंचर ख़त्म हुआ। एंड देन वी स्टार्ट दिस 96 में हमने ये फैक्ट्री शुरू की और 98 में हम लोग प्रोडक्शन में आए और ये इस तरह से स्टार्ट हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक़्त पाकिस्तान में लगने वाली ये फोम फैक्ट्री 20 साल बाद 1978-80 के बाद हमारी फोम फैक्ट्री लगी थी, जो 1998 में प्रोडक्शन शुरू की। और पिछले 18-20 साल में कोई, आप ये समझ लें कि कोई फोम फैक्ट्री नई नहीं आई थी। तो भी आपको कैसे ख्याल आया कि मैं फोम साइड पे एक्चुअली जाऊं? वी आर डूइंग द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल लेदर और उसके साथ साथ हमारा फोम का भी बिजनेस था। मेरे ताया लोग फोम का फैक्ट्री चला रहे थे, उनका था। लेकिन जब हम सेपरेट हुए, बिजनेस हमारा वेंचर ख़त्म हुआ उनके साथ पार्टनरशिप, तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। तो फैक्ट्री लगाने का तो सोचा था ना, ट्रेडर तो थे ही, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट तो बनना ख्वाब था ही। इंडस्ट्री थी भी लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी आर्टिफिशियल लेदर के साथ लिंकेज में। तो वो फिर जब लगानी थी तो अब्बा का सोच भी थी और अब्बा के ख्याल भी था कि ये लगाइए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वी आर इन गुड नंबर्स ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद अब हमारे उसके अलावा अब इंसुलेशन मटेरियल्स की भी एक यूनिट है। कैनन फोम के साथ साथ कैनन क्रीशिया के नाम से हम पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेसेस और बोनेल स्प्रिंग मैट्रेसेस का यूनिट भी है। और उसके साथ साथ अब हमारा फर्नीचर का भी अपनी फैक्ट्री है, शेडियो बाई शेख के नाम से गुलबर्ग में शोरूम है, वो भी वेंचर आ गया है। अभी इंशाल्लाह ताला एक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक और यूनिट है, वो भी इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इन अ फ्यू मंथ्स कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, तो वो भी आ जाएगा। तो आप इसको सक्सेस में काउंट नहीं करेंगी? सक्सेस एक्चुअली द टारगेट्स आर हाई। अच्छा अल्लाह का शुक्र है ये सक्सेस है, वो तो मैं आपसे वैसे ही कह रहा था। लेकिन वो चूंकि अब मेरी जनरेशन चेंज हो गई, माई व्हेन आई विल स्टार्ट बिजनेस, तो मैं उस वक्त कोई 21-22 साल का था, 20 साल का। वैसे तो मैंने मैट्रिक के बाद ही काम शुरू कर दिया था। जब मैं 16 साल का था मैं अपने अब्बा के साथ आ गया था बिज़नेस में, लेकिन प्रॉपर फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी तो मैं 22 साल का था। तो अब माशाल्लाह मेरे बेटे भी 2 साल से मेरे साथ हैं बिज़नेस में, 3 साल से। तो जनरेशन चेंज हो गई। तो वो पिछली जनरेशन की सक्सेस तो आप कह लें कि चले ठीक, अब अगली जनरेशन्स की कुछ टारगेट्स और गोल्स नए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वी विल गेट मोर फ्रॉम दिस इंशाल्लाह। अच्छा, एक बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है, मतलब कारोबारी बंदा? 24 घंटे नौकरी पे। अच्छा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कारोबार जो है ना वो 24 घंटे का है। आप ये नहीं सोच सकते कि जी मैंने अब काम नहीं करना या मेरी छुट्टी हो गई है। अब मैं आपको कल की ही एक बात बताता हूँ कि कल एकदम से आपको शाम को मौसम में तब्दीली आई, आंधी आ गई और सारा कुछ हो गया। ठीक है। और पाकिस्तान में आपको पता है हल्की सी भी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, तो सबसे पहले आपकी बिजली जाती है। ठीक है, जाती है। तो हर जगह चली जाती है, तो हमारे यहाँ भी चली गई। तो सारा कुछ इसी तरह फैक्ट्री जो थी, एक यूनिट जो हमारा फैसलाबाद में है, उधर वो चेंज आ गई, वो बिजली गई, कुछ उनके शॉर्ट सर्किट्स हुए, उधर से कुछ करंट वापस आया, हमारे वो मेन डीपी उड़ गई, कुछ ऐसे ही हुआ, समथिंग डू रॉन्ग। तो ये वाक़या ज़रूर वज़ीर होता है 7 बजे शाम को आंधी आई थी, 7 साढ़े 7 बजे आई थी या 8 बजे आई होगी। उस वक़्त ये सारा कुछ हुआ, वहाँ पे भी हुआ। 3 बजे जाके रात को बहाल हुआ सारा कुछ। गो कि मैं वहाँ नहीं था, बंदे ही कर रहे थे, बापडा वाले ही देख रहे थे। हम जनरेटर्स पे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सप्लाई लाइन वाली डीपी में करंट वापस हुआ था, कुछ ऐसे हुआ, तो प्रोडक्शन भी रुक गई, सारा कुछ रुक गया। 3 बजे रात को बापडा वालों की मदद और अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल स्टाफ के बाद वहाँ से गुड न्यूज़ आई कि वी आर ऑन स्टार्ट। ठीक है, तो वहाँ नहीं थे, हाजिर सर्विस नहीं थे, हाजिर नौकरी थे। माइंड वहाँ था और फोन पे चलता जा रहा था, ऐसे करना है वैसे करना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आ गया है, ये देख लिया है, ये हो गया है, इधर से ये जवाब आया है। तो वो सोए, अगर वो 3 बजे वहाँ काम कर रहे थे तो हम 3 बजे दिमाग को हाथ रखे। तो जब तक ये
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप बिजनेस नहीं कर सकते। और यही बिजनेसमैन की निशानी है। उसको फील होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये जो मेरा एम्प्लॉय भी है, मुझे इस पे से भी काम लेना है, मुझे इस पे भी। अल्लाह का शुक्र है कि सबको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, हमारे पास भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो एक अपनी फील, अपनी वाली फील के लिए ये सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, ये इतना अरसा आपने गुजारा, 25 साल का कह लें कि अरसा है, जी जी। उसमें चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पहले दिन से ही चैलेंज है। जब आप किसी एक ऐसी ट्रेड में आते हैं जिसने 18-20 साल से कोई कंपटीटर ही फेस ना किया हो, 7-8-6 लोग थे मेरे ख्याल में, उस वक्त 6 लोग थे टोटल, और 6 के 6 टॉप मोस्ट पाकिस्तान के ब्रांड्स की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। एक नई कंपनी आती है, वो उनको चैलेंज कर देती है। आप, हालांकि हमने तो चैलेंज नहीं किया था, ना हम इस काबिल थे कि हमने उनको चैलेंज करते। एक न्यू कमर, एक 20 साल पुराने को, मतलब आप ये समझे ना कि न्यू बॉर्न बेबी 20 साल के जवान आदमी को चैलेंज तो नहीं कर सकता ना। वो तो कोशिश करेगा अपने लिए, पहले अपना लेटना तो सही तरह सीख ले, रोता है, क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो हमने चैलेंज तो नहीं किया था, लेकिन हमने उनसे सीखा। मैं समझता हूँ कि मेरी सक्सेस, अगर आप कहते हैं इसको, या हमारे यहाँ पहुँचने में अगर जो सबसे बड़ा रोल है किसी का, तो हमारे कंपटीटर्स का ही है। हमने सीखा कि उन्होंने हमारी जो भी मूव्स थी उनके बाद क्या रिएक्शन किया, उनका क्या बिहेवियर था, उनका मार्केट एटीट्यूड क्या था, वो रिस्पॉन्स कैसे करते थे हमारी किसी भी मूव का, फिर हम उनकी मूव से रिस्पॉन्स करते थे। मैं समझता हूँ कि आपको मार्केट लीडर को फॉलो करना चाहिए। उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो ऐसी मार्केट लीड नहीं कर रहा होता, उसकी एबिलिटीज़ होती है, उसकी सेंस उसको अपना होती है, कंपटीशन ही समझना चाहिए, उसको अपना उसके लीडर साथ ही समझना, चलना चाहिए। उसको अपना लीडर समझना चाहिए, उसको बिल्कुल। स्टडी करना चाहिए, उसका बिहेवियर स्टडी करना चाहिए, उसकी पॉलिसीज़ को स्टडी करना चाहिए। हमारे यहाँ भेड़ चाल का तस्वुर है, भेड़ चाल में ज़रूर जाएं, बल्कि नहीं जाना चाहिए, सॉरी गलत कह गया, वो भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ करना भी है तो उसको स्टडी करें। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आप दूसरे के दिमाग को ज़रूर, उसने कर लिया है वो कामयाब है, आप ज़रूरी नहीं है कि जो काम उसने करके कामयाब हुआ है वो करके आप भी कामयाब हो जाए। आप उसको स्टडी करें, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं, लेकिन आपके हालात और उसके हालात फ़र्क होते हैं, आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं करती। आप उसको स्टडी करें, आप उस पे वक़्त लगाएं और फिर चीज़ों को देखें कि कहाँ पे उसकी क्या गलती थी, वहाँ से आप अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करें। फिर ये देखें कि क्या चीज़ उसने ऐसी की जिससे उसको रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका एनालिसिस करके आप अपना फ़ैसला करें। आपका सबसे अच्छा जो लीडर होता है वो आपका कंपटीटर ही होता है, क्योंकि आप उसको केस स्टडी कर लें, आपको पता लग जाएगा इसकी कामयाबी और नाकामी में क्या क्या फैक्टर्स हैं। अच्छा, कोई ऐसा आया कि आपने ये काम स्टार्ट किया है, अब आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त है कि पता नहीं मैं शायद से यहाँ निकल सकूंगा कि नहीं निकल सकूंगा? नहीं, अभी स्टार्ट ही किया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 साल पहले मैंने हमने नवंबर 97 दिसंबर में शुरू किया था, तो मई 98 में एटम बम के धमाके हो गए। हमारा सारा रॉ मटेरियल इम्पोर्ट बेस्ड था और सारा कुछ, अभी हमारे पास इतने स्टॉक्स भी नहीं थे, तो उस वक्त आवाज़ें आ गई, पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग रही हैं, इम्पोर्ट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, उस वक्त तो मुस्कुराने के लिए भी दिमाग नहीं था काम करता, कि पता नहीं अभी तो फैक्ट्री काम शुरू किया, बंद होगी तो क्या करेंगे, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन फिर सोचा कि यार इसका बी प्लान क्या हो सकता है। तो वो उस वक्त जितना रॉ मटेरियल या जितना प्रोडक्शन मेरी थी, मैंने उसको, उससे समझिए कि 25-30 गुना ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदने की कोशिश कर ली। बैंकों में लिमिट्स, एलसीज अच्छा, प्रॉब्लम्स, वो ये ये वो। होता है ना कि आप पैनिक कर गए और पैनिक में ज़्यादा आपने सामान जी लेने की जी, कोशिश की, जैसे सुना, कोविड में हुआ था। जी हाँ। तो वो उस तरफ दौड़े। अच्छा, वो प्रॉब्लम, नया नया बिजनेस था, कोई इतनी सेंस हो, तो वो प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उसके जहाँ थोड़ा बहुत नुकसान और फ़ायदा, फिर वही बात कि जहाँ आपको चैलेंजेस आते हैं, जहाँ आप कोई नया कदम उठाते हैं, तो उसमें से लर्निंग्स भी होती हैं आपको। तो वो लर्निंग्स हुई, फिर हमने देखा कि ये वाला कदम उठाया था जो, तो इसके ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, ये नेगेटिव आया,
वो अल्लाह का करना हुआ कि पाकिस्तान पे वो बुरा वक्त नहीं आया, सैंक्शंस नहीं लगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर्डल्स आई, और वो फिर वो उसको ये कह लें कि आप इज़ अ स्पीड ब्रेकर ऑफ योर टारगेट और ऑन योर रोड वाली बात है कि आपको स्पीड ब्रेकर्स आए, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं आया कि आपकी गाड़ी उलट जाए या आप खड्डे में गिर जाए। तो स्पीड ब्रेकर्स पे कभी स्लो कभी तेज़, वैसे लर्निंग। तो मेरे ख्याल से फिर कोविड में आपको समझ आ गई होगी कि ये टाइम मैंने देखा नहीं, था। वी विल एंजॉय इन कोविड, अच्छा, वी विल एंजॉय। मेरा ख्याल है कि हाउ? पाकिस्तान में कोविड जो था उसमें हर अच्छे बिजनेसमैन को सक्सेस ही मिली है। गवर्नमेंट प्ले वेरी नाइसली जो उसने किया, फिर लोगों में एक बहुत बड़ा जज्बा था जिसको हम मुसलमान होने का जज्बा कह लें, किसी के लिए कुछ करने का जज्बा कह लें। फिर उसमें कोविड में फिर रमज़ान भी आ गया, अल्लाह की रहमतें भी आ गई, कुछ ऐसे हुआ। वो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा वक़्त था, पाकिस्तानी कौम ने उसको बड़े अच्छे तरीके से गुजार लिया, और उसका रिज़ल्ट अल्लाह ने पाकिस्तान में वो बाद में कारोबारी लोगों को भी, दूसरों को भी बहुत बड़े हुआ था अच्छे फायदा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में मिला, बिजनेसेस ग्रो करने लग पड़े। बट इन अ सेम टाइम में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि जी हमें जो वो रिस्पॉन्स मिल रहा था, जो दुनिया से हमें वेलकमिंग सा ऑर्डर्स और सारी एक्सपोर्ट्स और लोकल मार्केट ग्रो कर रही थी, क्योंकि बिजनेस ग्रो हो गए थे ना लोगों के, तो हम उसको कोई प्लान नहीं कर सके। मैं क्योंकि लाहौर चैम्बर एग्जेक्टिव बोर्ड पे भी हूँ, उस वक्त भी मेरा रोल अच्छा था, मुझे मौका मिलता रहता था, तो मैंने उस वक्त भी बड़ा फोकसली जाके स्पीचेस भी की थी, डिलीवर भी लोगों से, मीटिंग्स में भी बोला था, मिनिस्टर्स से भी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और इम्पोर्ट कॉमर्स मिनिस्टर वगैरह से बात होती थी। हम कहते थे कि ये अब जो चीज़ है इसको प्लान कर लें कि इसको ग्रो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि जी हम उस दिन के बाद भी फिर माइनस पे ही हैं, हम अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करते। दुनिया बदल चुकी है मैम इस वक्त। ये एक आप देखें कि ये 2 जंगें लगी हुई हैं दुनिया में, एक गज़ा में फ़लस्तीन में लगी हुई है, एक रशिया में लगी हुई है। अच्छा, एक्चुअली गज़ा वाली तो आप कह लें वो लड़ाई नहीं है, वो तो जुल्म है। एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैं यही तसव्वुर करता हूँ, मुस्लिम तो मैं उसको खैर जितना कंडम कर सकता हूँ करना चाहिए, और मैं सख्त हूँ उन थोड़े मामलात में। लेकिन दूसरी तरफ मैं जो रशिया की वॉर है, अब आप उसको देखें कि रशिया की वॉर में अमेरिका जो है वो यूक्रेन का सपोर्टर है, ही इज़ फाइट अगेंस्ट रशिया। ऐसे ही है, ऐसे रशिया एक मिसाइल बनाता है और एक इक्विपमेंट बना रहा है कोई उसके लगता है, जिसकी चिप्स जो हैं वो यूएस बनाता है, और थर्ड पार्टी वो बायर जो है उन चिप का वो रशिया है, और वो बन के वो चिप्स अमेरिका बेचता है, और वो अमेरिका की चिप बिक के आती है रशिया के पास, और रशिया उस चिप को यूज़ करके अटैक करता है यूक्रेन पे। इस सारी लड़ाई का बेनिफिशियरी कौन होगा? जी अमेरिका। इकॉनमी की लड़ाई है वो भी, पैसा बना रहा है, चीज़ें बना रहा है। यूक्रेन की लड़ाई भी इकोनॉमी की लेकिन है, और हमारी लड़ाई किसी और मुल्क से नहीं है, हमारी लड़ाई मुझे लगता है हमारे अपने साथ ही है, वो क्यों पाकिस्तान हमारे में। साथ? हमारी वो स्टेबल नहीं है, हमें आपस में यहीं पे कंपटीशन चल रहा है, हमारे मुल्क में ही लीडर मुझे होना है, या ये चीज़ मुझे करनी है, नहीं नहीं, चेयर मुझे चाहिए। हमने कभी लीडर्स, हमें तो लीडरशिप मिली थी, हमने लीडर को डेवलप नहीं होने दिया। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, यू आर यंगर दैन मी, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, आप मेरे से सवाल करिए ना, बिल्कुल मैं अब बिल्कुल, आपसे सवाल करता हूँ। ज़रूर। आपने जब होश संभाली थी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मैंने उस वक्त इस चीज़ पे मेरे ख्याल से गौर ही नहीं किया, मैंने चले इस चीज़ को आप कोई अपने एफए जब किया होगा मैंने साल बताती हूँ, बताएं। मैंने गौर किया था जब मुशर्रफ होता था। अच्छा, इसका मतलब आप तो काफ़ी छोटी हैं। जी, मैंने मुशर्रफ दौर पे किया था, क्योंकि वो ये आप सुना था हम ना ये कि समझ हाँ, लेते हैं जी कि आपने 90s एंड में जी आके 19 आप एंड, एंड डेफिनेटली। में आ पाए, तो आपको मियां नवाज शरीफ साहब मिले, ठीक है, उसके बाद आपको परवेज़ मुशर्रफ मुशर्रफ साहब साहब मेरे बिल्कुल बाद मिले, और उससे पहले बेनज़ीर थी। बेनज़ीर को आपने सुना होगा, देखा नहीं नहीं होगा उसका, देखा, तो चलें ऐसे कर ले। लेकिन बस हमें उनका पता चला कि नवाज शरीफ तो मिला ना जी, ठीक हो गया। बिल्कुल। परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया, परवेज़ मुशर्रफ का दौर आपने देखा, ठीक है,
नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद एक साहब आते हैं, वो आते हैं, और आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर की सबसे मज़े की चीज़ क्या थी? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सबसे मज़े की चीज़ ये थी, चूँकि आप एज अ बिजनेसमैन आप यू नो थोड़ा बेटर। आप पीछे नहीं गई ना। 1988 से बेनज़ीर, फिर 92 में नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, और फिर परवेज़ मुशर्रफ। तो उससे पहले दो बारियां ले चुके थे नवाज शरीफ साहब भी और बेनज़ीर साहब। तो जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने वो चार टेन्योर देखे, आपने नहीं देखे, ठीक है। हमारे जैसे लोगों के लिए आइडियल बंदा बन गया था नवाज शरीफ। एक बिजनेसमैन फैमिली से आता है, छोटी बिजनेसमैन फैमिली या बड़ी बिजनेसमैन फैमिली, इसको छोड़ दें आप, एक बिजनेसमैन फैमिली का बंदा था, वो आया, उसने इतना काम किया, पाकिस्तान को ये किया, वो चला गया जी, पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, पाकिस्तान को तरक्की दे दी नवाज शरीफ साहब। परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, नवाज शरीफ की किताब खुली, क्या साबित किया उन्होंने कि नवाज शरीफ तो चोर था, कर्जे माफ़ कराए, पैसे खा गए, टैक्स चोरी की, जाली नामों से मिलें लगाएं, जो कुछ भी किया। ये आपने रिसर्च तो नहीं ना की थी? नहीं, मैंने तो ये रिसर्च नहीं की थी। किसने ये रिसर्च की थी? मुशर्रफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ तो एक पर्सनैलिटी थी ना, एक्चुअली तो इदारा आता है ना। आज आपकी ये पॉडकास्ट जो भी आपका चल रहा है, आज आप होस्ट कर रही हैं, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, आपको एक अच्छा को होस्ट मिल जाता है, वो भी कर सकता है ना। तो एक्चुअली तो आपका ये जो ऑनलाइन सिस्टम है जिस पे आप रजिस्टर हैं, जो आपका यूट्यूब चैनल होगा या जो भी होगा, वो चल रहा होगा ना। जी जी। शक्ल तो बदल सकती है, आज मैं गेस्ट हूँ, कल कोई और गेस्ट होगा, ये इसी तरह होता है ना। मैटर तो ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है, तो पाकिस्तान है ना जी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया कि जो पहले बंदा बैठा था वो चोर था, जिसको हम आइडियलाइज कर रहे थे वो क्या निकला? चोर। अच्छा, वक्त गुजर गया, बेनज़ीर फिर आ गई, शहीद हो गई, उनके मियाँ साहब आ गए। अच्छा, जिनको सारी ज़िंदगी 10% कहते रहे, वो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। क्या आइडियलाइज हुआ कि जो चोर था, एक जो प्राइम मिनिस्टर था वो चोर निकला, जिसको आप सारी ज़िंदगी कमीशन लेने वाला कहते रहे, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो किसको आइडियलाइज करें? आपने शख्सियतें तबाह कर दी, आपने कौम को आइडियल ही नहीं दिए, आपने कौम को मेंटोर्स ही नहीं बनने दिए, आपने कौम को किसी का फॉलोअर ही नहीं बनने दिया। देखिए, लोग नेल्सन मंडेला को अगर मानते हैं, या लोग वो चाइना के जो साहब हैं, वो क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से निकल गया है, जो वो सिंगापुर का जो वज़ीर आज़म था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। ये 2-3 पर्सनैलिटीज़ हैं, चाइना की एक है, एक सिंगापुर की है। तो पर्सनैलिटीज़ थी ना जिन्होंने सिंगापुर को बनाया। चाइना को बनाने वाली एक पर्सनैलिटी थी ना, जिन्होंने चाइना की तारीख बदल दी। आज जिसको आपने आइडियलाइज किया, जिसको आपने किया, कभी आपने उसको चोर बना दिया, कभी आपने उसको गद्दार बना दिया, कभी आपके पास, अच्छा पिछले 25 साल में उठा के देखें आप, 99 से आप 90 की गुफ्तगू कर रही हैं मेरे साथ, 99 से आज आप बैठी हैं 90 से 98 2000 से 2000 में मुशर्रफ साहब आए थे 98 में, 24 साल की आप बात करती हैं मेरे साथ। 24 साल में आपने आर्मी रूल भी देख लिया, आपने जमहूरियत भी देख ली, ठीक है। जमहूरियत में आपने 3 पार्टीज़ को देख लिया, पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, नून लीग को भी देख लिया आपने। ये थोड़ी पॉलिटिकल गुफ्तगू है, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पीटीआई को भी देख लिया आपने, 3 गवर्नमेंट्स हम लोगों ने देखी। आप क्या, मुझे ये बात समझ में आती है कि तीनों ने एक दूसरे को गद्दार कहा, तीनों ने एक दूसरे को चोर कहा। आर्मी में आई, उसका रोल भी सामने। हमारी बदकिस्मती ये है एज अ नेशन कि हम अभी तक फैसले नहीं कर पा रहे कि हमने चलना क्या है। हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है ना? कंफ्यूज ये है कि अब 3 है, तीनों अपने लिए बोलते हैं, तीनों एक दूसरे को गलत कहते हैं, उसी लेवल पे ऐसे ही है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है पाकिस्तान की, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस की बात पे वापस आ जाते हैं।
पाकिस्तान को 60s की एरा तक आप देखें, आप कभी स्टडी कीजिएगा तो आपको बड़ा मज़ेदार मिलेगी पाकिस्तान की 60s की एरा। जो मर्जी हालात रहे, गवर्नमेंटें छोटी बनी, बड़ी बनी, अच्छी थी, बुरी थी, 60s तक आप बड़े अच्छे थे। फोर्ड जैसी कंपनी आपके पास फैक्ट्री लगा रही थी, दुनिया भर की इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बेहतरीन ग्रोथ पे थे। आपकी इंडस्ट्री वालों को एक बैड पैच मिलता है कि जब आपको नेशनलाइज कर दिया जाता है, अगर वन नाइट वन ऑर्डर आपकी सारी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट ले जाती है, नेशनलाइज कर देती है। तब आपका मुल्क जो एक इंडस्ट्रियल मुल्क बन रहा होता है वो उस वक्त ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और आज तक ट्रेडिंग में कोई चेंज नहीं आ रही उसमें। आपके लोग चाइना से कारोबार करने को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत हैं, महकमे बहुत हैं, हमें वन विंडोज़ के वादे किए जाते हैं पर पूरे नहीं होते। उसके अगेंस्ट चाइना से माल बनवाते हैं, कंटेनर यहाँ आता है, $10 की चीज़ होती है, $5 में शो करते हैं, $5 पे टैक्स ड्यूटी देते हैं, नफ़ा भी बढ़ गया, कॉस्टिंग भी अच्छी हो गई, माल बेचा, पैसे जेब में डाले, फिर चाइना गए, माल बनवा के ले आए, ईजीएस्ट वे। अब वही फैक्ट्री अगर यहाँ लगी हो, कॉटेज इंडस्ट्री होगी तो 100-50 बंदे को नौकरी दे देगी, 60-70 बंदे को, बड़ी होती जाएगी तो हज़ारों को नौकरी देगी। उससे बड़ा अलमिया हमने ये किया कि कभी हम बेनज़ीर प्रोग्राम, कभी हम एहसास प्रोग्राम, कभी हम कार्ड प्रोग्राम, हमने लोगों को भीख मंगा बना दिया। बिल्कुल। लाइनों में लग जाओ, बैंकों के बाहर खड़े हो जाओ, नौकरी करने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, 3,000 रुपये। आम बंदा काम करता था। आज से जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पहली दफ़ा आया था कार्ड, उस वक्त 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह होती थी, आपने 4,000 रुपये 3,000 रुपये लोगों को जेब में देना शुरू कर दिए। तो कौन करेगा काम जाके? उसको घर बैठे घर के 3 बंदे रजिस्टर कर लेते हैं, वो ख़ानदान के 9,000 रुपये ले लिए उन्होंने। तो एक बंदा काम करके 15,000 लाने से अच्छा नहीं, वो कहते हैं 9,000 तो ਅਸੀਂ कट खा लाएंगे यार, क्यों करें काम? आपने कौम को मांगने पर लगा दिया। पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ये हुक्मरानों का काम है। को पॉलिसी बनानी चाहिए काम पे। जैसे कि बहुत अच्छी पॉलिसी भी आई, जैसे कि वैन्स दी, उनको टैक्सेस दी कि आपको इतनी में मिल जाएगी, इतने प्रॉफिट पे मिल जाएगी, इतनी आप पैसे जमा करवाएं, ये करें। ये अच्छा था क्योंकि उनके रोज़गार लग रहा था, उनको काम मिल रहा था। देखें, हमने ना IMF से लोन्स बहुत लिए, दुनिया भर के इदारों से लोन लिए हम कर। आप मुझे बता सकती हैं कि गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोन्स लेके लोन वापस कर सकता हो? नहीं है। नहीं। ठीक है, आप एज अ बिजनेसमैन कभी कोई ऐसा काम करेंगी कि जिसमें आपने मुझसे पैसे या किसी से पैसे लेके काम शुरू किया और आप वापस ही ना कर सकती हो? नहीं, फिर तो हम सोचेंगे नहीं ना ये काम नहीं करने का। करना। ठीक है कि नहीं? तो फिर हम एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ हम पॉलिसी मेकर ये कैसे? आज ऑरेंज ट्रेन बनी हुई है, वो हमारे गले पड़ी हुई है। आज मेट्रो है, वो मार्कअप पे हमारे गले पड़ी हुई है। वो KPK की हो, बेशक वो कहीं की भी हो, मैं बात किसी एक की नहीं करता, मैं बात इकट्ठी पॉलिसीज़ की कर रहा हूँ। फैसिलिटी है, लेकिन उससे हमें इतनी जनरेट हो रही है इनकम के हम दे सके, नहीं देते ना, नहीं हो सकते, सब्सिडाइज करना पड़ता जा रहा है जी। हमारा ख्वाब था कि यूरोप में ट्रेन चलती है, इधर भी चली जाए। भाई वो यूरोप वालों की ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स और हैं, उनकी इनकम और है, उनका पर कैपिटा अर्निंग और है। उस बंदे की जेब में पैसे कुछ और आ रहे हैं, उसको वो ट्रेन सूट करती है। आपके बंदे को चिंगची सूट करती है तो उसको चिंगची दो ना यार। आप कहते हैं नहीं, मुझे ख्वाब आ गया तो मैंने इसको मेट्रो ट्रेन लाहौर को पेरिस बनाने का ख्वाब आ गया। ये नहीं। देखिए, दुनिया में ना इकोनॉमीज़ जो हैं वो बड़ी डिफरेंट हो गई। चाइना की मिसाल आपके सामने है, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज़ और इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमीज़। आप आज से 20 साल पहले, 18 साल, 20 साल पीछे चले जाएं तो इकोनॉमी होती थी, अमेरिकन्स थे, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी थी, हर चीज़ बाहर से मंगवा। इसका मतलब है कि आज के दौर में बिजनेस करना मुश्किल है। पाकिस्तान में तो नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं। मैं भी आपको आगे जाके और भी बातें बताता हूँ। ये
बात है, मैं आपको बताता हूँ जी, आज से 20 साल 15 साल पहले की, आप चाइना के, मैं आप ही के मैं 2020 से आगे आगे 2000 से आगे आगे रह के बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। 2000 से पीछे नहीं जाता, हम्म, 2000 से आगे आगे रहते हैं। तो 2000 से आगे देखे ना, तो आपने चाइना का नाम ही सुना होगा, नहीं, नहीं? चाइना ने उसके बाद में 2000 के बाद ही हाँ, इतनी वही तरक्की मैं, एकदम से कर ली जी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप आगे, आपसे आगे आए तो आपने चाइना के नाम सुना ना, कि हर चीज़ हाँ, चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। हम्म, देखिए कैसे हुआ। चाइना में एक दौर था, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती थी, हम्म, वो हर चीज़ खुद प्रोड्यूस करते थे। ऐसे ही है, हम्म, आपने देखी उनकी मूवीज़ पुरानी उठा के देख ले, तो उनके पास तो अच्छी गाड़ी नहीं होती थी। हम लोग उस वक्त भी जाहिर है मर्सिडीज, वो चाय वाले से उठे थे, हम उन्हें अपना नहीं, काम। आप 2 मिनट चाय वाले को भूल जाए ना, हम्म, आप उनको देखे तो आप वो सारे एम्बेसडर गाड़ियों में घूमते हैं। उनकी फिल्मों में अच्छी गाड़ी नहीं थी, अमीर आदमी को भी एम्बेसडर में दिखाते थे। हम्म, यहाँ पे हम मर्सिडीज़ों और लैंड क्रूजरों की बातें कर रहे थे, सारा कुछ कर। उन लोगों ने क्या किया कि दुनिया के दरवाजे अपने आप पे बंद रखे, कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने आसाइशें छोड़ी अपनी वेले। किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट हो, उसके बाद प्रॉफिबिलिटीज़ शुरू होती हैं। आप उतनी प्रोडक्शन करें कि आपको लॉस ना हो। आपके कोई 10,000 यूनिट्स बना के, कोई 20,000, कोई 50,000 यूनिट्स बना के आप उस ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं कि जी जितना माल बनाया, बेचा, आपके सारे खर्चे निकल गए। फिर वो जब 51,000 होगा, 50,000 पे हुआ था, तो 51,000 हुआ तो 1,000 वाला प्रॉफिट हो गया ना। फिर वो 2,000 ऊपर हो गया, 53 लाख हो गया, तो फिर 50% प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर वाला सारा प्रॉफिट में शिफ्ट होता जाएगा एक फिक्स कॉस्ट को निकाल के। चाइना ने दुनिया में जब गया, जाके दुनिया के दरवाजे खोले, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। उन्होंने जो भी इंडस्ट्री लगाई, पहले अपनी पॉपुलेशन में पूरा कर लिया। पूरा किया। फिर जब वो दुनिया में गए तो उन्होंने 7 अरब को अपनी मार्केट बना लिया। जब 7 अरब को मार्केट बनाया तो उन्होंने अपने हालात, अपनी चीज़ों को बदला, मतलब और बहुत फिर कम वो टाइम छा में गए। उन्होंने डेवलप किया। अब हम यहाँ बैठे हैं जिस रीजन में, हमारे बदकिस्मती देखें, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, हमारे किसी के साथ ताल्लुकात ही ठीक नहीं। अफ़गानिस्तान को ले लें, ईरान को ले लें, आप इंडिया को ले लें, कहाँ हैं हम? हम अपने साथ वाले पड़ोसी से ताल्लुकात ठीक नहीं रख पा रहे। हम दुनिया से बाहर जाके कहाँ रखें? हम इनके साथ ट्रेड नहीं कर पाते। हम अफ़गानिस्तान, आटा यहाँ से वहाँ जाता है, गंदम यहाँ से वहाँ जाती है ना, उनके पास तो नहीं पैदा होती, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाते। अंधाधुंध डीजल पेट्रोल ईरान से यहाँ आता है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं कर पा रहे। हम स्मगल करा के वो ले लेते हैं, स्मगल करा के हम उधर दे देते हैं। क्या वजह हम इसको लीगलाइज नहीं तो कर लेकिन सके? इसका हल क्या है? हल तो हम यही जाते हैं, आ जाके वो लीडर्स को हम कहते हैं कि लीडर्स लीडर्स, कौन देखिए करेगा ये? देखें, हल यही तो सारा सवाल है। हम्म, क्या ये चीज़ें जो आम इंसान, मेरे जैसा कारोबारी आदमी, आप मेरे सामने बैठी हैं, जिसका कारोबार से कोई लिंक नहीं है, एक पढ़ी लिखी खातून है, आपको पास अक्ल है, शऊर है, आप इस माशरे को ऑब्जर्व करती हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। अगर आप और मैं जो कॉमन आदमी हैं, जिनका एक छोटा सा स्कोप है, जिनका एक दिमाग, एक विजन, एक अपने अपने इंस्टीट्यूट, अपने अपने इदारे तक महदूद है, अपनी अपनी, उनको ये बात समझ आ रही है, हमारे सुनने वालों को ये बात समझ आ रही होगी, तो जो लोग इस सारे मुल्क 25 करोड़ अवाम की सांसों पे बैठे हैं, जिनकी जो इस 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगियां जिनके हाथ में हैं, जिनका मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जिनके हाथ में है, क्या उनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो फिर एक्शन भी उन्होंने ही करना है ना, जिनके हाथों में सारा कुछ है। क्या आप और मैं तो यही काम कर सकते हैं कि हम जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ये चीज़ों के गैजेट्स के हाईलाइट साथ करें बैठ के, सब। हम अपने किसी ना किसी मॉडेम से, किसी ना किसी तरह से वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन बिल्कुल। तक जाए, उनको पता लगे, लोगों को पता लगे कि यार इस चीज़ पे बात करनी है, इस चीज़ पे इनको इंसिस्ट करना है। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त ओनली वन थिंग, वी केम ऑन अ सेम पॉइंट, इकॉनमी का एजेंडा होना चाहिए, इकॉनमी का प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए आज फिर आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं, आईएमएफ ने आपसे कर्जा देना है आपको, उसका प्रोग्राम आ रहा है, आपका डॉलर 200
278 279 पे था, 295 की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। वो एक रात में $3 बढ़ गया। सिर्फ हम इतने मुखलिस हैं, इस कौम का ये हाल है। ये अब हुक्मरानों से थोड़ा सा हम नीचे अपने आप पे भी आते हैं ना। जी जी। हम इतने मुखलिस हैं अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ कि जब हमें पता लगता है कि IMF ने कहा 295 का होना है, बेशक वो सच्ची खबर थी या झूठी खबर थी, हमने उसी वक्त डॉलर रोकना शुरू कर दिया। दुकानदार ने $3 पे ज़्यादा चार्ज करने शुरू कर दिए। जब वो उसने बढ़ाए तो बैंक ने बढ़ा दिए। फिर हर कोई बिजनेसमैन करना, बिजनेस पॉइंट ऑफ नहीं व्यू नहीं, वो सोचना शुरू बिजनेस कर पॉइंट ऑफ दिया। व्यू ना, चेन रिएक्शन है। कोई एक बंदा रोकेगा, सबको रोकना, शॉर्टेज हो जाएगी। हम किसी भी लिहाज से सिंसेरिटी की तरफ नहीं आ रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों को आइडियलाइज किया जाता था, जिन लोगों को हम सोच रहे थे, उन्हें हमने खुद ही तबाह कर दिया। आज हम उन्हें करप्ट तरीन लोगों में तस्वर करवाते हैं। हमने उनके इमेजेस का बेड़ा गर्क कर दिया। हम आने वाली नस्ल को दिखा रहे हैं कि अगर तुमने कामयाब होना है, तुम्हें गाड़ी बड़ी का ख्वाब देखना है, तुमने घर बड़े का ख्वाब देखना है, तुम्हें तरक्की का ख्वाब देखना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुमने IT में पढ़ना है, कामयाब होना है, तुमने किसी और फील्ड में जाना है, तुमने कोई काम करना है, तुम्हें कोई ये करना है। हमने नहीं, कोई करप्शन का रास्ता ढूंढो, कोई चोरी का रास्ता ढूंढो, कोई इस तरह की रास्ते देखो तो तुम्हें आसानी होगी। कि हमें भी अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितने सिंसियर हैं। हम अपने ऊपर वालों को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा हुक्मरान गलत है, हमारा सारा कुछ है, लेकिन ये कंट्राडिक्शनली ये ऊपर से नीचे की तरफ भी चल रहा है ना। हमने उन्हें देख देख के अपने आप को भी उसी तरह का बनाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। इसमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत अच्छा, है। वो एक असूलों पे चलने वाला इंसान कैसे अच्छा बिजनेस कर सकता है? देखिए, असूल तो बहुत ज़रूरी है। वो दीन के लिए भी ज़रूरी है, वो दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, वो कारोबार के लिए भी ज़रूरी है। वो हर चीज़ में असूल होने चाहिए। लेकिन असूल हैं क्या, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि आपने जब बिज़नेस करना है तो आपके 2-3 मोटे-माटे असूल हैं। एक तो मेहनत करनी चाहिए ना जी, वो तो मेन एलिमेंट है। पहला असूल, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपके दीन का भी बहुत कारोबारी तौर पे पहला स्तून ही कारोबार का धोखाधड़ी से बचना है। कि जो माल है वो कह के बेचा जाए। तो अच्छा, ये सिर्फ माल बेचने के लिए नहीं है, आप प्लान भी ना करें धोखा। मतलब जैसे लोग प्लान करते हैं ना जी कि 2 नंबर प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जाली कागज़ बना के बेच देते हैं, इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, इनकी ज़िंदगी लंबी नहीं होती। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इंडस्ट्री जनरेशन्स के लिए होती है, आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर भी जनरेशन्स के लिए होता है। बिजनेस तो जाहिर है फैमिली लेके चलती है, फैमिली जनरेशन चलती है। जनरेशन्स के लिए आपकी गुडविल मैटर कर रही होती है। तो आप अगर अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सोच के करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर प्लान होती हैं। धोखा प्लान ना करें, किसी के साथ 2 नंबरी प्लान नहीं होनी चाहिए। अच्छी पॉलिसीज़ क्या है, अपनी प्रोडक्ट पे मेहनत करें, मार्केट को रिसर्च करें। आप अपने कंपटीटर को, जो बातें मैंने शुरू में की थी कि अपने कंपटीटर को रिसर्च करें, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मुनफरिद करने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट कंज्यूमर रिलेटेड है तो उसकी अपीयरेंस बेहतर करें। अगर आप इंडस्ट्री के लिए खाम माल बना रहे हैं या कोई आपकी बाय प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी को बेहतर रखें, अपनी सर्विसेज को अच्छा रखें, अपने लहजे को अच्छा रखें, अपने कस्टमर को, अपने जो आपका, अगर आप किसी को मिडल मैन के तौर पे सप्लाईज दे रहे हैं तो दोनों एंड्स पे आप कॉपरेशन अच्छा कराएं, अपने आप को नीट रखने की कोशिश करें। देखिए, आपको फील्ड में हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे। अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करें। बुरे के साथ बुरा हो जाएंगे तो वो कोई कामयाबी नहीं है, बुरे के साथ भी अच्छा चलेंगे तो कामयाबी है। अच्छा, एक मैं बहुत ज़रूरी सवाल करूं कि बिजनेसमैन और जॉब, बिजनेस माइंडेड और जॉब माइंडेड बंदे में क्या फ़र्क है? वो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, मिसाल ही आपको दिया कि जॉब माइंडेड जो बंदा होता है ना, वो उसके 5 बजते हैं ना 6 बजते हैं तो उसका दिल करता है कि बस वो इंतज़ार करता है सैटरडे आ जाए। वो कहता है, दिल करता है कि संडे आ जाए।
बिजनेसमैन से कभी पूछेंगी ना तो वो यकीनन कहेगा कि ये मेरा सबसे बोरिंग दिन जो होता है वो संडे होता है। सबसे कम काम संडे को होता है। हाँ, उन्हें उसके लिए बोरिंग दिन होता है ना, करेगा क्या? मतलब आप क्या करेंगे फैमिली के साथ? आप बिजनेसमैन एक अच्छा डिनर कर रहे हैं ना फैमिली के साथ, कहीं बाहर 2 घंटे 4 घंटे घूमाए तो वो कहता है बहुत होते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा सोने की आदत नहीं होती है। हम मैं समझता हूँ, मैं तो जितने भी अच्छे बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन देखे हैं, वो कोई भी बंदा मैंने तो कभी नहीं देखा कि 11 बजे तक सो रहा हो। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक, ये थोड़ी सी हट के बात है लेकिन मैं अभी थोड़े दिन पहले लाहौर चैम्बर में था, तो वहाँ एक साहब ने बात की कि जी ये जो टाइम है शॉप्स का, इस पे इशू है, तो गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि रात को जो 10 बजे दुकानें बंद हो रही हैं इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा आप सुबह कितने बजे खोलते हैं? कहते 11 बजे। तो मैंने कहा वाई नॉट 9 बजे सुबह, तो 2 घंटे तुम्हें ज़्यादा मिल जाएंगे यार। मैंने कहा रात तुम 1 घंटा बढ़ाने की बात करते हो, सुबह 9 बजे खोलो 2। कहता है कस्टमर लेट आता है। मैंने कहा आप 1 महीना 10 बजे बंद करोगे तो उसको पता होगा कि 10 बजे दुकान बंद होनी है, सुबह 9 बजे खुलती है, वो 9 बजे आ जाएगा। 9 बजे नहीं आएगा तो 2-2:30 बजे आ जाएगा। यूरोप, चाइना, मुझे एक्सपीरियंसेस हैं और सबको पता है, ये जितना ट्रेडर है पाकिस्तान में बेच रहा है, ये चाइना में आप चले जाएं, वो शाम 5 बजे के बाद आप जितने मर्जी इंपॉर्टेंट कस्टमर हो वो आपको कहता है सुबह बात करूंगा। वो अपने ऑफिस, अपनी मीटिंग सब कुछ बंद कर देते हैं, वो कहते हैं ख़त्म। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हम कहते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए करे। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम जो 10 बजे लाइट बंद करनी है वो हम 8 बजे बंद करेंगे तो 2 घंटे एसी, बिजली जो कुछ बचेगा वो हमारा कॉस्ट में कितना बड़ा इम्पैक्ट देगा। आप 2 घंटे एसी रात को ना चलाएं और इतनी ज़्यादा लाइटें ना जलाएं और दिन आपका कि सुबह के 2 घंटे आपके बगैर लाइटों के या कम लाइटों में गुजरेंगे स्टोर के, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल। पीक आवर्स की टाइम है आपका रात का जो आपने बंद करना है, हम कैलकुलेट ही नहीं करते। मैंने कई दफ़ा लोगों को कहा है कि आप सिर्फ अपना ऊपर का टाइम नीचे ला के और नीचे का टाइम पीछे करके आप अपनी दुकानों को मैं तो सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूँ। मेरा ऑफिस 9 बजे लगता है, मैं आधे घंटे का मार्जिन देता हूँ क्योंकि स्टाफ 10-15-20 मिनट आने वाले लोग हैं, किसी को लेट आ जाता है, कोई आगे पीछे होता है। 9:30 वी आर ऑफिस, 6 बजे ऑफिस बंद होता है। हार्डली 6:10-15 पे हमारे ऑफिस में कोई भी नहीं होता और कोई काम पेंडिंग भी नहीं होता। मैंने ये नहीं होता कि हम छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जी 6 बज गए, क्योंकि हर एक को पता है कि मैंने 6 बजे जाना है, मेरा ये काम है, मैंने बंद करके जाना है। फैक्ट्री ऑर्डर्स जाने हैं, फैक्ट्री के जो लिंक हैं, जो सारा कुछ है, बैंक ने 2 बजे बंद होना है। मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। सही बात है। तो हर जितना मर्जी बड़े लोग होंगे, जितनी मर्जी बड़ी पेमेंट्स अरेंज करनी होंगी, आपने जो कुछ भी करना होगा, बैंक की अगर खिड़की ने 2 बजे बंद होना है तो आपने 10 मिनट पहले, 2 से पहले आपने अपने काम को बैंक से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बैंक ने 5 बजे बंद होना है तो आपने 4:45 बजे अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो ये अगर हम बैंक को ये तसव्वुर कर सकते हैं तो वाई नॉट आवर ऑन बिजनेसेस? हम क्यों नहीं अपने वक़्त को बचाने की कोशिश करते? हम क्यों नहीं अपने आप को एक लाइन पे, एक स्ट्रीम पे लाने की कोशिश करते? लेकिन इसके लिए फिर सबक ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा हमें मैंने कई दफ़ा कहा है कि हमें अवेयरनेस सेशंस देने चाहिए, चैम्बर्स को इन्वॉल्व करें, फेडरेशन को इन्वॉल्व करें, ट्रेड यूनियंस को, एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें, उनको बैठाएं। किसी इंसान को कोई चीज़ बताने के लिए उसके प्लस और माइनसेस बताने पड़ते हैं। इवन के घर की एक औरत भी बाज़ार शैम्पू अपने ग्रॉसरी करने जाती है तो उसको 2 घी के डब्बे पड़े हों और दोनों की स्पेक्स एक जैसी लिखी हों तो वो उठा के देखेगी कि ये 570 रुपये का और ये 510 रुपये का या 20 रुपये का। वो नाम को भी देखेगी तो वो ये ज़रूर देखेगी कि मेरे 70 रुपये बच रहे हैं तो कैसे बचा सकती हूँ। तो उसको कैसे पता लगा? उसके ऊपर अज्जा लिखे हुए थे कि दोनों कैसे बने और कीमत का फ़र्क है। उसको एजुकेट किया ना उस कंपनी ने, दोनों ने कंपटीशन किया, नीचे कोई सेल्स गर्ल खड़ी की होगी, कोई लड़का खड़ा किया होगा जो बताएगा, तो वो दोनों फैसला कर लेगी कि 70 वाला छोड़ के 500 वाला ले जाऊँ,
ऐसे ही होगा ना। सही। हमें भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यार 10 बजे दुकान बंद ना करो, 8 बजे बंद कर लो, 2 घंटे पीछे आ जाओ, तुम्हें इतना बिजली में फ़र्क पड़ेगा, ये सारा कुछ होगा। हम टीवी पे इश्तिहार देंगे, हम आपको साथ लेके बैठते हैं। जहां हम टीवी पे रात को 8 बजे के टॉक शोज़ में लड़ाई दिखा रहे हैं सियासतदानों की और दूसरे लोगों की, 4 ट्रेड यूनियंस वालों को बिठा के लोगों के लिए 1-2 शो कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग जाएगा। आपका हफ्ते 10 दिन में कौम का जहन बदलना शुरू हो जाएगा कि हमने 10 बजे की बजाय 8 बजे तक शॉपिंग कर लेनी है। ऐसे ही। देखिए जर्मनी भी तो बंद होता है ना, अमेरिका भी बंद होता है, चाइना भी बंद होता है, हर मुल्क बंद हो जाता है। हम क्यों नहीं बंद होते? हम क्यों नहीं बिजली की कॉस्ट बचाना चाहते? हम क्यों अपने पैसे को वही डबल कॉस्ट शुरुआत देनी अपने से पड़ती है? करनी पड़ती है, खुद से। जी, आपको कॉस्ट देनी पड़ती है ना। मेरा बिल ज़्यादा आता है, मैं आजकल हमारे यहाँ दोपहर को जोहर की नमाज के वक्त बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो फैक्ट्रीज में ओवर टाइम बंद कर दिए गए हैं जी कि ना करें, कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये हर इंसान को ये करना है, हमें शिकवे गवर्नमेंट की तरफ ही दौड़ दौड़ के नहीं जाना। देखिए उनका रोल अपना ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का रोल नहीं है, तो हमारा भी तो रोल है ना। क्या हम अपना रोल अदा कर रहे हैं? हमें खुद पे भी तो एक एज अ बिजनेसमैन अपने वर्किंग आप को करनी है। वर्किंग लाइन में लाना है, हमें देखना है। आप कभी शालमी गई हैं? शालमी के किसी दुकानदार से पूछें, मिसाल देने के लिए कह जी रहा हूँ, जी। कि आपका सबसे बड़ा इशू क्या है, पता है क्या कहेगा? पार्किंग बहुत बड़ा इशू है जी, तजावुज़ात बहुत बड़ा इशू है जी, पार्किंग वाकई बहुत बड़ा गाड़ी इशू है। गाड़ी गुजरती नहीं जी, कस्टमर आ नहीं सकता जी। हालांकि कस्टमर तो मुझे लगता है वहां पे तो बहुत क्राउड होता है, हाँ जी, गुजरने का रास्ता हाँ, नहीं। लेकिन वो इशू यही बताएगा ना कि जी ट्रैफिक फंसी रहती है, पार्किंग नहीं है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। उससे पूछो ये तुम्हारी दुकान के बाहर जो माल लगा हुआ है ये किसका है? माल भी तो उसी का लगा हुआ है, या उसने किसी से पैसे लेके लगवाया हुआ है। तो तजावुज़ात की शुरुआत किसने की है? खुद ही। अच्छा, पहले माल भी लगा लिया या किसी को आगे जगह दे दी, उसके बाद गाड़ी किसकी खड़ी है? उसकी अपनी। अपनी। गाड़ी के साथ 3 मोटरसाइकिलें किसकी खड़ी हैं? वर्कर्स की। उसके बाद गाड़ी के पीछे एक वो हथरेड़ी लगाई हुई है, वो किसकी लगी हुई है? जो उसके दुकान का पल्लेदार है, जिसने उसका माल उठा के छोड़ के आना है राइट लेफ्ट पे। तो बाकी गाड़ी आगे जो रोड गुजरने की है वो तो खत्म हो गई ना। एक गाड़ी गुजरेगी, जहां 3 गाड़ियों ने गुजरना था वो आपने 2 गाड़ियों पे कब्जा कर लिया, अब एक गाड़ी है, और सड़क पे ट्रांसपोर्ट जो है वो 4 गाड़ियों की ट्रैफिक है। तो जब 4 गाड़ियों की ट्रैफिक पे पहले ही 3 की जगह थी, 2 आपने बंद कर दी, अब 4 ने 1 से गुजरना है, तो वहाँ तो ट्रैफिक नहीं हो सकती ना मैडम, वहाँ तो बाउंडिंग्स ही आएंगी, वहाँ तो हर्डल्स ही हैं। तो उसकी वजह कौन है? मैं खुद हूँ, जिसने खुद से अंदाज़ा नहीं किया कि मैं अगर गुजरने वाली गाड़ियों को जगह दूंगा तो लोगों को भी आसानी रहेगी, मेरी दुकान अंदर है। हमें अपना एहतसाब नहीं करते, हम ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये ना बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो कहते हैं कि बिजनेस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। तो आपकी नज़र में क्या है डिग्री की वैल्यू? पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि फंडिंग की ज़रूरत नहीं? पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर बिजनेस के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिजनेस माइंड होना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं कि पढ़ना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए या नहीं? दो चीज़ें होती हैं। पढ़ाई आपको विजन देती है, आपको रास्ते देती है, आपकी चीज़ें खोल देती है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं ग्रेजुएट की सिंपल, और मैं आज तक कंप्यूटर नहीं चलाना जानता, मैंने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, मेरी अभी भी ईमेल्स आती हैं, जो चीज़ें हैं वो मुझे हार्ड कॉपी मिलती है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। इवन कि मेरे सामने लैपटॉप ला के बच्चे से मैं मंगवा के सामने रख के पढ़ता भी हूँ, तो मैं जब जवाब देना है, ईमेल पढ़ लिए तो वो मैं अपने पेपर पे लिख के उसको देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये जाके आप इसको दे दें। अगली जनरेशन जो है वो अब AI टेक्नोलॉजी के पता नहीं वो किस पे चली गई। अब वो ईमेल लिखने के लिए भी तैयार नहीं थी। तालीम ने उसको दिया कि वो कुछ
गूगल पे जाते हैं, पता नहीं कि वो सर्च AI करते हैं, अपना बिल्कुल। टॉपिक डालते हैं, हम्म, ईमेल बनी हुई मिल जाती है हम्म, और उसको वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट में अमेंड करते हैं और बटन दबाते हैं, आगे भेज देते हैं। ऐसे ही कितनी देर लगी? 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें। ठीक है, हम्म, तो तालीम ने राहें आसान कर दी। हम्म, पढ़ा लिखा होना आज के दौर में ज़रूरी हो गया। एक दौर होता था, मेरे वालिद साहब 5 जमातें पढ़े हुए थे, 6, हम्म, और कामयाब बिजनेसमैन थे। ये सारी बुनियाद उन्हीं की लगाई हुई है ना। हम्म, तो बड़े छोटे से कारोबार से शुरू किया था। मैं आया तो मैं ग्रेजुएट था, आम से स्कूल में पढ़ा था। बच्चे आए तो एजिसोनियन है, इंग्लैंड से पढ़ गए, हम्म, ठीक है, मेयार बदल गए। तो जैसे मेरे कारोबार की सीढ़ियों ने तरक्की की ना, मेरे वालिद साहब ने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने एक जगह पहुंचाया तो हम उनसे बेहतर कर गए। गो की बुनियाद उन्हीं थी, तो हमने अब जो हमसे आगे आए हैं वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रख सकते हैं। लेकिन उनकी सोच, उनकी पढ़ाई, उनकी सारी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो हमारी तरबियत और हमारा तजर्बा। हम ये, मेरे पास मेरे अब्बा का तजर्बा भी है, मेरे अब्बा की तरबियत भी है, मेरे पास फिर मेरा अपना तजर्बा भी है। अब मैं ये दोनों चीज़ें तीनों मिक्स करके आगे ट्रांसफ़र करूँगा अपने और बच्चों उनकी में। अगर तालीम जो होगी तो वो बेहतर कारकर्दगी दे सकते हैं। अगर आज वो पढ़े लिखे कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों से ना आशना हों, ना समझते हों, और मैं खाली उनको अपनी तरह से ही एक मुंशी वाला एटीट्यूड दूं, तो वो क्या कामयाब हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। वो आज से 20 साल पीछे होंगे जैसे उनका बाप था। मैं तो 20 साल 25 साल पीछे हूँ ना। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं था, मैं बगैर पढ़े कामयाब, मैं तो सिंपल पढ़ा हुआ हूँ, तो जी मैं कामयाब हूँ, तो ये भी कामयाब हो गया, तो वो क्या आज के माशरे से तो 20 साल पीछे हो गया ना जी। बिल्कुल। तो उसको तो मैंने पहले दिन ही 20 साल पीछे कर दिया, तो मैं उससे कितनी कामयाबी की तवक्को रखूँ? इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना मर्जी आपके पास हो, पढ़ाई इंतहाई ज़रूरत है और पढ़ना ज़रूरी है। एक्चुअली पढ़ाई की मैं डिग्री ज़रूरत नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। बच्चे को पता होना चाहिए, और पढ़ना भी ऐसा कि वो किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्ट्रीट स्मार्ट। उसको पता होना चाहिए कि दुनिया क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीज़ें हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों पे, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ सीरियस रहना है। वी नीड अ स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेसमैन, वी नीड अ स्ट्रीट स्मार्ट चिल्ड्रन। चाइनीज़ से कभी आप बात कर रहे हो ना, मैं बड़ा उनको आइडियलाइज़ करता हूँ और मैं उनको देखता हूँ। मैंने सिंगापुर वालों से भी बिज़नेस किया, चाइनीज़ से तो काफ़ी बिज़नेस है। वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। वो अपने मतलब की बात, जब उनके मतलब की बात हो रही होगी तो वो आपको बिल्कुल तवज्जो दे रहे होंगे। जब नहीं है ना, तो वो कोई ना कोई बहाने करने लग पड़ेंगे आपसे। आपकी बात नहीं सुनना चाहते, आपको 4 दफ़ा कहवा ऑफ़र कर देगा। वो कहवा सा पी रहे होते हैं ना, तो वो ऑफ़र करी जाता है। और जब आपकी उसके मतलब की बात है तो वो कहवे को यूँ साइड पे करके आपके साथ पेपर पेंसिल पे डील कर रहा होगा। तो हमें इतना स्मार्ट होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये स्मार्टनेस जो है ना, इसमें एजुकेशन का एक बहुत रोल है। बड़ा रोल है। हाँ, यूथ का हम कहते हैं ना कि हमारे यूथ के पास आजकल बहुत आइडियाज़ हैं, लेकिन बस वो आइडिया को ना इम्प्लीमेंट करने का जज्बा नहीं है कि मैं ये भी होना चाहिए, ऐसा हम भी होना चाहिए। हम ना थोड़े से, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, लफ्ज़ थोड़ा ऑकवर्ड है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता कैमरे पे। तो हम थोड़े से ये कह लें कि दिमागी तौर पे ना डरे में हैं, या हमारे पास अभी वो खुल के ताकत नहीं आ रही, हालात थोड़ा सा कह लें कि हम डिप्रेस हैं, ये कह लें। कौम को डिप्रेशन से निकलने की भी ज़रूरत है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हम ये जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनी हुई है ना, इससे निकलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक ना लास्ट एडवाइस जो आप हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं। नहीं, एडवाइस हर एक की अपनी ज़िंदगी के हिसाब से होती है, इस पे कुछ नहीं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सक्सेस जो होती है वो आपकी मेहनत का एक बहुत बड़ा रोल है, उसका, आपकी मेहनत का।
लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बड़ी और भी मैटर करती हैं। वो मैटर करती हैं आपके इर्द गिर्द के लोग। मैंने आपसे जब मेरी पहली मुलाकात थी तो वहाँ मैंने एक बात आपसे कही थी, शायद आपको याद हो उस बारे में। मैंने कहा था कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपके कारोबार से, आपके काम से मुंसलिक होते हैं, उनकी भी इज़्ज़त करें। बिल्कुल। वो जब अपने रिस्क के लिए दुआ मांग रहे होते तो वो बिल वास्ता आपके रिस्क के लिए दुआ मांग रहे हैं। जब वो अपने लिए खैर मांग रहे हैं तो वो बिल वास्ता आपके लिए भी खैर मांग रहे हैं। तो अपने जो कुलीग्स हैं, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त का बहुत ख़्याल रखें, उनकी सहूलत का ख़्याल रखें। आप जैसे पहले कहा कि फ्रॉडिया ज़हन ना बनाएं अपना। आपने मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है मेरे माँ-बाप का, उनकी दुआओं का। मेरी सक्सेस में या मेरे बिज़नेस के कामयाब होने में बहुत बड़ा रोल है मेरे दफ़्तर के लोगों का, मेरी फैक्ट्री के लोगों का, मेरे ड्राइवर्स का, मेरे एम्प्लॉयज़ का, मेरे पीएन का, जो मेरे हर तरह के मूड को बर्दाश्त करते हैं। मैं जब लॉस डील मेरी हो रही है किसी के साथ, कोई केमिकल मेरा आया, उसमें लॉस हो गया, वो डील गलत हो गई, वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में हमेशा नीचे की तरफ निकलता है। और वो सबसे पहले आपका पीएन है जो फेस करता है, फिर आपका कोई मैनेजर फेस करेगा, फिर कुछ करेगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए, आप गलत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा एक कुदरती अमल है, लेकिन उसके बाद उसको कंपनसेट भी करें, अपनी गलती को तस्लीम करने का हौसला भी रखें। अपने जिस पीएन को, जिस मैनेजर को, जिसको डांटते हैं, उसको खुशी में गले लगाने का हौसला भी करें। जब कुछ अच्छा हो जाए जैसे आप ये समझते हैं कि गलत हो गया तो उसको डांट देते हैं, या उसकी गलती नहीं भी होती तो वो नजूल उस पर गिर जाता है, नज़ला होता है। तो जब उसकी वजह से आपको कुछ अच्छाई भी नहीं मिल रही तो उस अच्छाई में उसको हिस्सेदार तो बना लो, अगर गुस्से में। तो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। लोगों के साथ जहाँ आप अपने गुस्से गम बांटते हैं तो अपनी खुशियाँ भी बांटें, और उसके सबसे पहले हकदार, हिस्सेदार आपके इर्द गिर्द में लोग, और ख़ास तौर पे जो आपका एम्प्लॉय है वो है, उसको अकोमोडेट रखें, उसके साथ खुश रहने की कोशिश करें, उसके साथ चलें, वो भी खुश हो जाएगा। तो यकीन करें कि जहाँ आपके लिए दुआ मांगेगा, और सॉरी अपने लिए दुआ मांगेगा, वो दुआ आपके लिए भी हो रही होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये जो आपने बातें की बिल्कुल दिल छू लेने वाली बात थी, और ज़ाहिर है हमारी फैमिली को भी, ऑनलाइन फैमिली को भी पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत सारी हैं, अभी भी ऐसा मेरा है माइंड कि मैं और बात को कंटिन्यू रखूं, लेकिन हमारे पास टाइम मुख्तसर है। वो हम सुनने ज़रूर वाले ज़्यादा इंशाल्लाह, थक जाते हैं ना, हम बोलने हाँ वाले नहीं थक हाँ, रहे ये होते। उनके लिए वो आसानी है। वो अक्सर होता है, मैं भी सुन रहा होता हूँ लोगों के, तो मेरा भी बाजू का दिल करता है वो कम दी गल भी कर लो यार। लेकिन नहीं हो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ड्स आपने कहने थे कि जी आपके आने का शुक्रिया सारा भाई कुछ, तो आपने ये आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने लोगों के लिए टाइम, आपका टाइम लिया है, आपके नाजरीन, आपके सुनने वाले और मुझे सुनने वाले मेरी तमाम तर गुफ्तगू को एंजॉय करेंगे और मुस्कुराएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल मैं चाहूँगी मैं इस चीज़ को अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी लेके चलूँ, ज़रूर एक और एपिसोड आपके साथ करूँ। जब मर्जी, जब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।